तो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूं ना, वो बहुत ही ज्यादा दिल को कंपा देने वाली है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस स्टोरी को पूरा सुन भी पाएंगे। स्टोरी में आपके सामने ऐसी भयानक भयानक तंत्र विद्याओं के बारे में पर्दाफाश होने वाला है जिसके बारे में आप कल्पना करके भी सिहर उठेंगे। आप इन क्रियाओं को करना तो दूर, अपनी खुली आंखों के सामने होता हुआ देख भी नहीं पाएंगे। हम तंत्र मंत्र की इस दुनिया को बहुत ही आसान समझते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जो तांत्रिक होते हैं, कभी उनसे मुलाकात हो, कभी उनसे उठना बैठना हो, तो उनसे बातें करके देखना। वैसे तो हर तांत्रिक आपको ये बातें नहीं बताने वाला है, लेकिन जो बताएगा ना, उसे सुनकर आपको उल्टी तक आ जाएगी। ऐसी ऐसी भयानक क्रियाएं होती हैं जिनका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव भी हो सकता है। और आज जिस लड़के की स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं, वो लड़का इन सभी चीजों का खुद भुक्तभोगी है। ये लड़का शमशान घाट में एक बार किसी तांत्रिक की ऐसे ही क्रियाओं का शिकार हो जाता है। हालांकि इन सब में तो न तो उस तांत्रिक की ये मंशा थी और न ही किसी और की, बस ये महज एक इत्तेफाक था कि वो इन सब चीजों के जंजाल में फंस गया। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस लड़के के माँ बाप पढ़े लिखे थे, काफी मॉडर्न थे, तो वह इन चीजों को मानते ही नहीं थे। लेकिन ये पूरी गांव की घटना थी, तो गांव के बाकी लोगों ने उनको समझाया कि अगर आप इन चीजों पे यकीन नहीं करते तो फिर अपने बेटे की हालत देखिए। क्या आपको लगता है कि ये कोई डॉक्टर की बीमारी है? क्योंकि जब भी किसी इंसान के शरीर को कोई आत्मा अपने कब्जे में करती है, तो सामने वाले के हाव भाव और चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता है कि उसके ऊपर कोई ऊपरी साया है। क्योंकि सामान्य इंसान की आंखें, उसका बोलचाल, उसका रंग ढंग, सब कुछ अचानक से बदलने लग जाता है। हालांकि यह सब कुछ डिपेंड करता है उस आत्मा पर जो उसके शरीर पर कब्जा करके बैठी है। वो एक दुष्ट आत्मा है या एक वो शांत रहने वाली आत्मा है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पर जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, उसके शरीर पर एक दुष्ट आत्मा का साया पड़ चुका था। तो इस पूरी घटना को मैंने एक स्टोरी के रूप में आपके लिए तैयार कर लिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और जो भी साथी पहली बार आए हैं, उनको बता दे कि हम यहाँ पर ऐसे ही पैरानॉर्मल घटनाओं की बातें करते हैं। मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को इन चीज़ों में यकीन नहीं है, लेकिन जिनको भी यकीन है, उन्हीं लोगों को मिलाकर मैं यहाँ पर एक बड़ी फैमिली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। श्मशान की चिता से उठता हुआ धुआं जो चारों तरफ फैल रहा था। चिता के सामने एक 21 वर्षीय नौजवान मिथुन खड़ा चिता को निहार रहा था। उसके साथ वाले सभी लोग वहां से जा चुके थे। वो श्मशान घाट पर अकेले खड़ा था और चिता के पूरी तरह बुझने का इंतजार कर रहा था। मिथुन किसी गहरी सोच में डूबा था। वो सोच रहा था कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं करता। जिंदगी भर परेशानी झेलता है, सुख देखता है, ख्वाहिशें पूरी करता है, मेहनत करता है, रिश्ते बनाता है, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर चला जाता है। और फिर मरने के बाद एक शव का ध्यान रखा जाता है कि शव का दाह संस्कार पूरी तरह हो जाए, व्यक्ति का शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाए, कुछ बाकी न रह जाए। मिथुन के मन में पंडित जी की बातें अभी भी घूम रही थी। पंडित जी ने कहा था, जब तक चिता पूरी तरह से जल नहीं जाती, तब तक श्मशान से वापस मत आना। आधी चिता से कोई भी शरीर को चुरा कर ले जाता है। फिर उस अधजली चिता के साथ तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, जो अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती हैं। मिथुन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा था। उस ध्वनि में एक लय थी। वो आवाज लगातार आ रही थी। मिथुन चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है, लेकिन आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, काफी दूरी पर एक चिता थी, लेकिन वो पूरी तरह से जली नहीं थी। उस चिता की ऊपर की लकड़ियां जल चुकी थी और बाकी बची लकड़ियों में से केवल धुआं निकल रहा था। मिथुन को यह थोड़ा अजीब लगा। उसके दिमाग में अचानक पंडित जी की बात आई। वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी लाश को कोई चुरा कर ले गया हो।
वह उत्सुकतावश दूसरी चिता की ओर जाने लगा, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि नहीं, अभी उसके अपने ताऊ जी की चिता पूरी तरह नहीं जली है। इसलिए वह वहां तब तक खड़ा रहा जब तक उसके रिश्तेदार की चिता पूरी तरह नहीं जली। लेकिन मिथुन वहां से बार बार उस दूसरी चिता को ही देखे जा रहा था। काफी देर तक उस दूसरी चिता में दोबारा ना आग जली और ना आसपास कोई आया। वहां उस चिता का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और रात गहराती जा रही थी। साथ ही मिथुन के मन में शमशान को लेकर डर पैदा होने लगा था। उसने अक्सर सुना था कि शमशान में कई तांत्रिक तंत्र क्रियाएं करते हैं और यहां भूत प्रेत भी रहते हैं। न चाहते हुए भी मिथुन के शरीर में झुरझुरी पैदा हो रही थी। जब उसके ताऊ जी की चिता की अग्नि लगभग बुझ गई तो उसके कदम अपने आप ही दूर जल रही दूसरी चिता की ओर चल दिए। उसके मन में अभी भी यही सवाल आ रहा था कि यह चिता आधी अधूरी रह गई है, कहीं इसमें से लाश को निकाल तो नहीं लिया। और जब उसने पास जाकर देखा तो सच में उस चिता में लाश नहीं थी। मिथुन ये देखकर काफी हैरान रह गया। जो बातें अब तक उसने सुनी थी, आज वह सच में देख भी रहा था। मिथुन ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखा और कहा, हे भगवान, इसमें तो लाश है ही नहीं, क्या कोई चुरा कर ले गया? मिथुन ने वहां से जल्द निकलना बेहतर समझा, इसलिए वह 2 कदम पीछे चला कि तभी चिता की लकड़ियां अपने आप इधर से उधर गिरने लगी। यह देखकर मिथुन और भी ज्यादा डर गया। वह वहां से तेजी से भागा। नदी के एक ओर कुछ पहाड़ियां और थोड़ा बहुत जंगल का इलाका था। उस इलाके की तरफ आम लोग नहीं आते जाते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वहां पर जंगली जानवरों का डेरा रहता है। मिथुन जिस समय लकड़ियों के इधर उधर गिरने से डरकर भागा था, तब वह इतना घबरा गया था कि सही रास्ते पर जाने की बजाय वह पहाड़ी इलाके की तरफ चल दिया। जिस समय मिथुन भाग रहा था तब उसने अपने पीछे पलट कर देखा। उस चिता में अपने आप ही आग जल गई थी। यह देखकर मिथुन काफी हैरान था। मिथुन को कुछ नहीं सूझा और वह छोटे बड़े पत्थरों को पार करते हुए जंगल की ओर चला गया। वहां जाकर उसने एक ऐसी जगह देखी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। जंगल के उस इलाके में कई सारे सूखे पेड़ थे जिन पर एक भी पत्ती नहीं थी, लेकिन हर पेड़ से मिट्टी की एक छोटी हंडिया लटकी हुई थी। उस हंडिया में एक लाल कपड़ा लहरा रहा था और उन सभी पेड़ों के नीचे एक शिलाखंड रखी हुई थी। वो सब कुछ देखने में काफी अजीब था। मिथुन ने इस तरह का दृश्य पहली बार देखा था। मिथुन ने उत्सुकतावश उस शिलाखंड के पास जाने का फैसला किया। उसने देखा कि शिलाखंड पर एक विचित्र आकृति बनी हुई है, जैसे कोई जानवर हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। शिलाखंड के आगे बहुत सारे सूखे फूल भी पड़े हुए थे। देखने में लग रहा था जैसे कोई पूजा स्थली हो। मिथुन बड़ी हैरानी से आसपास के सूखे पेड़ों को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसके नीचे एक लड़की एक चादर लपेटे खड़ी थी। उस लड़की ने चादर से अपना मुंह भी ढक रखा था। मिथुन ने उस लड़की को पहचानने की काफी कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं पाया। शायद वो लड़की उसके गांव की नहीं थी, क्योंकि उस श्मशान में मिथुन के गांव के अलावा 3 अन्य गांव के लोग भी आते थे। उस लड़की को ध्यान से देखते देखते मिथुन की नजर उस लड़की के पैर पर पड़ी। उस लड़की के पैर जले हुए थे और अंदर का मांस दिख रहा था। वो खौफनाक पैर देखते ही मिथुन का दिल कांप उठा। मिथुन के पैर एकदम लड़खड़ा गए। वो वहां से जल्दी से भागा, लेकिन तुरंत ही एक आदमी से टकरा गया। उस आदमी की वेशभूषा किसी अघोरी या तांत्रिक जैसी थी। पूरे शरीर पर विभूत लगा हुआ था। सिर की बालों की लंबी जटाएं थीं। कमर में एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। आंखें लाल थीं। मिथुन पहले ही उस लड़की के पैर देखकर डर गया था और अब एक अजीब आदमी देखकर उसे और भी डर लगने लगा। वह तांत्रिक गुस्से में बोला, मूर्ख, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मिथुन हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बोल नहीं पाता। वो बस पीछे पलटकर लड़की को देखने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो लड़की वहां नहीं थी। मिथुन हैरान रह गया था। वो अपने दोनों हाथ जोड़ता है और वहां से गिरता पड़ता भागने लगता है। वहीं दूसरी ओर तांत्रिक के चेहरे पर चिंता झलकने लगती है। वो भी तेज कदमों के साथ पेड़ के नीचे बैठ जाता है और विशेष प्रकार की साधना करने लगता है।
साधना करते हुए तांत्रिक के कानों में एक हंसी गूंजने लगती है, एक ऐसी कर्कश हंसी जिसे सुनकर तांत्रिक की साधना भंग हो जाती है। वो अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगता है। चारों तरफ से उसे काला धुआं उठता हुआ नजर आता है। तांत्रिक उस धुएं में किसी को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे धुएं ने एक विशाल आकृति लेनी शुरू कर दी, जिसे देखकर तांत्रिक भी घबरा गया और अपना सारा सामान वहीं छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन वह कुछ ही दूर भाग पाया था कि अचानक उस काले धुएं भरी आकृति ने तांत्रिक को चारों तरफ से घेर लिया और देखते ही देखते तांत्रिक की सांस रुकने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है, लेकिन उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसकी जीभ और आंखें बाहर निकलने लगी, लेकिन वो जैसे तैसे करके वहां से जान छुड़ाकर भागा। मिथुन अपने घर जाकर कुछ देर बाद सामान्य हो गया था। हालांकि वह अपने दिमाग से उस लड़की के अक्स को नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन भरे पूरे परिवार में बार बार उसका ध्यान उस अजीब सी जली हुई लड़की से भटक ही जाता था। दरअसल मिथुन के बड़े पापा यानी कि उसके ताऊ का देहांत हुआ था। उसके ताऊ के परिवार में केवल उसके ताऊ जी और ताई जी ही थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए चिता को अग्नि मिथुन ने ही दी थी। मिथुन के ताऊ जी जगदीश चंद्र गांव में ही रहा करते थे, जबकि मिथुन के पिताजी हेमंत जी शहर जाकर बस गए थे। पिछले काफी समय से जगदीश चंद्र की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उसी के चलते उनका देहांत भी हो गया था। अब घर में केवल मिथुन की ताई जी हेमा रह गई थी। मिथुन के बड़े मम्मी पापा मिथुन को काफी प्यार करते थे, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह मिथुन को अपने बेटे के जैसा ही मानते थे। ताई जी का भी रो रो कर बुरा हाल था। वह भी अपने पति को याद करके बुरी तरह रो रही थी। जब जब वह मिथुन को देखती तो उन्हें और भी ज्यादा रोना आता। माहौल काफी गमगीन था। धीरे धीरे रात गहराने लगी। जो कुछ मेहमान घर में बचे हुए थे वे लोग सो गए, लेकिन मिथुन और ताई जी ही ऐसे थे जिन्हें नींद नहीं आ रही थी। ताई जी तो अपने पति के गम में थी, जबकि मिथुन शमशान घाट के पास होने वाली उस घटना से खौफ में था। मिथुन बरामदे में बैठा पता नहीं किस सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसके पिताजी हेमंत आए और उन्होंने कहा, मिथुन बेटा, काफी रात हो गई है, तुम भी चलकर सो जाओ। देखो, भैया के जाने का दुख सबको है, लेकिन आराम भी जरूरी है। तुम 2 रातों से ठीक से सोए नहीं हो, चलो चलकर सो जाओ। अपने पिताजी की आवाज सुनकर मिथुन का ध्यान एकदम भटका। वह बोला, हाँ पिताजी, मैं बस आ ही रहा था, आप चलो। जगदीश चंद्र का घर अच्छा खासा बड़ा था। एक छोर से दूसरे छोर जाने में अच्छी खासी दूरी तय करनी पड़ती थी। इस घर में मिथुन का अपना एक अलग कमरा था। जब भी मिथुन अपने ताई जी ताऊ जी से मिलना आता था तो उसी कमरे में रुकता था, और आज भी मिथुन उस कमरे में जा रहा था। वह कमरा दूसरे माले पर सबसे आखिरी कोने पर बना हुआ था, जहां से जंगल और शमशान घाट का इलाका आसानी से देखा जा सकता था। मिथुन अपने कमरे की ओर चल दिया। जिस समय वह चल रहा था उसे ऐसा लग रहा था उसके पीछे कोई और भी चल रहा है। मिथुन ने पीछे पलटकर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। जैसे ही उसने वापस चलना शुरू किया, उसे कानों में फिर आवाज आनी शुरू हो गई, जैसे कोई तेज पैर पटक कर उसके पीछे आ रहा हो। इस बार मिथुन ने पलटकर कहा, कौन है यहाँ? मिथुन के सवाल का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक हंसी की आवाज गूंजने लगी। मिथुन हैरानी से अपने चारों ओर देखने लगा। उसने जल्दी से ग्रिल से नीचे झांक कर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। उसने अपने गले को थूक से तर किया और एक गहरी सांस ली। उसने अपने कमरे में जाना ही बेहतर समझा, इसलिए वह सन्नाटे को काटता हुआ दरवाजे को खोलने लगा। उस दिन उस दरवाजे की आवाज भी बहुत ज्यादा चरमरा रही थी। दरवाजे की आवाज से मिथुन को खुद भी डर लग रहा था, लेकिन अंदर जाते ही उसने कमरे की लाइट जलाई। जैसे ही उसने लाइट जलाई, वह अपने बिस्तर को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसके बिस्तर पर राख ही राख पड़ी थी। मिथुन की सांसें तेज होने लगी। यह राख बिल्कुल वैसे ही थी जैसे शमशान घाट पर बिखरी राख होती है। देखते ही देखते वो राख अपने आप ही इधर से उधर होकर सिमटने लगी। यह किसी जादू से कम नहीं था।
मिथुन इतना घबरा गया कि उसे समझ नहीं आया कि वह कमरे से अंदर आए या फिर बाहर जाए, और देखते ही देखते कमरे की खिड़की के पलड़े हवा के झोंकों के साथ खड़खड़ाने लगे। उन आवाज़ों को सुनकर मिथुन और भी घबरा गया। अब उसने जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए अपने पैर पीछे की तरफ किए तो उसे किसी ने तेज धक्का दिया और वह सीधा अपने बिस्तर पर जा गिरा। वह बिस्तर पर उसी राख पर गिर गया था जो कुछ देर पहले अपने आप ही सिमट रही थी। इस हमले से मिथुन और भी ज्यादा हैरान रह गया। उसने जैसे ही करवट बदलकर दरवाजे की ओर देखा तो पाया दरवाजा बंद है और उसमें आग लगी हुई है। अब ये अचानक आग कहां से लग गई, मिथुन को भी समझ नहीं आ रहा था। वह चिल्लाने लगा और अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी बिस्तर की चादर ने मिथुन को अपने में लपेट लिया। मिथुन पूरी तरह से चादर में लिपटा हुआ था। वह अपने हाथ पैर भी नहीं मार पा रहा था। वह बस चिल्ला रहा था। वह जितना जोर से हो सकता था चिल्ला रहा था। मिथुन का शरीर अब राख से सन चुका था। वहीं दूसरी ओर मिथुन की आवाज घर के बाकी कमरों में भी गूंज रही थी। यह आवाज उसके माता पिता और उसकी ताई जी तक भी पहुंची थी। वे लोग बिना देरी किए जल्दी से मिथुन के कमरे की ओर भागे। जैसे तैसे करके उन्होंने दरवाजा खोला तो पाया कि मिथुन चादर में लिपटा हुआ है और चिल्ला रहा है। मिथुन की आंखें बंद हैं। मिथुन के पिताजी मिथुन के पास गए और उसे संभालने की कोशिश करने लगे। वह चादर को हटाते हुए बोले, मिथुन बेटा, क्या हुआ बेटा, यह सब क्या हो रहा है? लेकिन मिथुन लगातार चिल्ला रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। मिथुन के पिताजी ने दोबारा कहा, मिथुन क्या हुआ बेटा, आंखें खोलो, क्या तुम कोई बुरा सपना देख रहे हो? लेकिन मिथुन को तो जैसे अपने पिताजी की आवाज आ ही नहीं रही थी। वह तो बस चीखे जा रहा था। यह सब देखकर मिथुन की ताई जी को थोड़ा अजीब लगा। वह मौन अवस्था में धीरे धीरे मिथुन के करीब आई। तब उन्हें इस कमरे में एक अदृश्य शक्ति के होने का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपना हाथ मिथुन के माथे पर रखकर कुछ गुदगुदाने लगी और फिर मिथुन के माथे पर एक गहरी फूंक मारी। धीरे धीरे मिथुन शांत होने लगा। उसका चिल्लाना बंद हो गया। जैसे जैसे उसका चिल्लाना रुक रहा था वैसे वैसे उसका शरीर भी ठंडा पड़ने लगा था। शरीर को ठंडा पड़ता देख मिथुन के पिताजी घबरा कर बोले, अरे भाभी, यह क्या हुआ? इसका शरीर ठंडा क्यों होता जा रहा है? मिथुन की ताई जी हेमा ने कहा, चिंता मत करो, कुछ देर में मिथुन ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे मिथुन की सांस नॉर्मल होती चली गई और वह शांत हो गया। फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो वह घबरा कर उठकर बैठ गया। उसके शरीर से चादर हट चुकी थी। वह अपने शरीर को बहुत ही गौर से देख रहा था। उसके शरीर पर अभी भी राख लगी हुई थी और उसका ऊपर का बदन नग्न था। उसके होश में आते ही उसके पिताजी ने पूछा, बेटा, यह सब क्या है और तुम्हारे शरीर पर यह राख कैसे लग गई? मिथुन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, बल्कि वह तो खुद कशमकश में था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हुआ। वह कुछ देर शांत रहा। वह स्थिति को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर अगले ही पल आंखों में आंसू लिए उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि किस तरह जब वह अपने कमरे में दाखिल हुआ तो बिस्तर पर पहले से ही राख पड़ी हुई थी। मिथुन की बातें सुनकर उसकी ताई जी हेमा ने कहा, मिथुन, इन सब बातों को छोड़ो, यह सब तुम्हारा वहम है। हो सकता है तुम खुद ही शमशान घाट से राख लेकर आए हो। मैं जानती हूं कि तुम अपने ताऊजी से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए उनके हिस्से की राख तुम ले आए। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है। ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलकर सो। अब जो कुछ भी सामने दिख रहा था वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था, लेकिन ताई जी ने बड़े ही आराम से यह सब कुछ कह डाला था। हेमंत ने अपनी भाभी हेमा से दोबारा कोई सवाल करना चाहा, लेकिन हेमा ने बात को वहीं खत्म कर दिया और कहा, बस हेमंत, अब बाकी की बातें कल सुबह करेंगे। तुम समय देखो, चलो अब चलकर सोते हैं। हेमंत को भी ऐसा लगा कि जैसे हेमा बात को काटने की कोशिश कर रही है। वह उस समय चुपचाप वहां से चला गया। मिथुन अपनी ताई जी के साथ उनके कमरे में चला गया। अपनी ताई जी के कमरे में जाते ही मिथुन के पैरों में तेज दर्द होने लगा।
उसने कमरे की चौखट से 2-3 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि वह लड़खड़ा कर गिर गया। उसकी ताईजी ने उसे तुरंत संभाला और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मिथुन ने कहा, पता नहीं, पैरों में बड़ी तेज दर्द उठा, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ताईजी ने जैसे ही कमरे की चौखट पर देखा तो वहां पर एक काले धुएं जैसा साया पाया। वह आकृति किसी लड़की की थी। ताईजी तभी समझ गई कि मिथुन के पीछे जरूर किसी बुरे साए का पीछा है। ताईजी का कमरा एक कीलीत कमरा था। हर दीवार पर विभिन्न प्रकार के भगवान की तस्वीर लगी हुई थी। दीवारों पर रुद्राक्ष की मालाएं टंगी हुई थीं। ऐसे में किसी भी बुरी शक्ति का उस कमरे में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल था। मिथुन के पीछे जो कोई भी लगा हुआ था वह शायद इस कमरे में दाखिल नहीं हो पाया और उसने मिथुन पर अपना जोर चलाने की कोशिश की, जिसके चलते मिथुन के पैरों में दर्द उठा। लेकिन जैसे ही ताईजी ने मिथुन के पैरों पर हाथ फेरते हुए कुछ पढ़ना शुरू किया तो मिथुन तुरंत ठीक हो गया। मिथुन को थोड़ा अचंभा हुआ। उस रात मिथुन को काफी देर तक नींद नहीं आई। वह बार बार अपनी ताईजी से कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन कह नहीं पाता। अब ताईजी भी मिथुन के चेहरे को देखकर समझ सकती थी कि मिथुन जरूर बड़ी परेशानी में है, लेकिन उन्होंने भी उस समय मिथुन से कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। उन्हें लगा मिथुन डरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि अपना डर बताकर वह और भी ज्यादा डरने लगे। उन्होंने मिथुन से केवल इतना कहा, बेटा, सुबह होने तक तुम इस कमरे से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। मिथुन ने भी हां में सिर हिला दिया और पास में पड़े सोफे पर लेट गया। कुछ ही देर में मिथुन को भी गहरी नींद आ गई। अगली सुबह जब मिथुन की आंख खुली तो उसने अपने आप को कमरे में अकेला ही पाया। उसके सामने पिछली रात की सारी घटनाएं आने लगीं। वह अपने आप में खुद को डरा हुआ महसूस कर रहा था। फिर उसे ध्यान आया कि ताईजी ने उसे कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया था, इसलिए वह ताईजी का इंतजार करने लगा। मिथुन कमरे में ही इधर से उधर टहल रहा था। वह कभी खिड़की से बाहर की ओर झांकता तो कभी बिस्तर पर आकर लेट जाता। यूं ही कुछ 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे। मिथुन वापस खिड़की पर जाकर खड़ा हुआ। तब उसकी नजर घर की मुख्य बाउंड्री के बाहर पड़ी, जहां एक आदमी सिर पर पगड़ी बांधे हुए जमीन पर कुछ लिख रहा है। मिथुन ने उसे बहुत ही गौर से देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। कुछ देर बाद वो आदमी खड़ा हुआ। उसके पास एक झोला था। उसने झोले से कुछ सामग्री निकाली और मिथुन के ताईजी के घर की दीवार पर फेंकने लगा। मिथुन ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि यह व्यक्ति वही था जो उसे पिछले दिन शमशान घाट के पास वाले सुनसान इलाके में मिला था। यह वही तांत्रिक था जो कल डरकर भाग गया था। वह तांत्रिक लगातार अपने झोले से किसी चीज के दाने निकालकर ताईजी की दीवार पर फेंक रहा था। यह सब कुछ देखकर मिथुन को काफी अजीब लगा। उसे ऐसा लगा कि कहीं यह तांत्रिक कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा। इसीलिए उसने बिना सोचे समझे कमरे से बाहर दौड़ लगा दी ताकि वह उस आदमी को रोक सके। लेकिन जैसे ही वह बरामदे में गया तो उसने देखा कि जगह जगह बहुत सारी राख पड़ी हुई है। उस राख को देखकर एक बार फिर मिथुन के मन में डर की लहर दौड़ पड़ी। ठीक उसी समय उसकी नजर पूजा घर वाले कमरे पर पड़ी। वह कमरा छोटा था और उसमें काफी बड़ी खिड़की भी थी। खिड़की से साफ दिखाई दे रहा था कि पूजा घर में आग लगी है। अंदर से धुआं निकल रहा था और आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही थी। मिथुन घबराकर पूजा घर की ओर भागा तो पाया कि उसकी ताईजी और उसकी मां जमीन पर बेहोश पड़ी है और वहां आसपास सामानों में आग लग गई है। मिथुन अपनी मां और ताईजी को देखकर घबरा गया। उसने चिल्लाना शुरू किया, पापा, पापा, जल्दी आओ। लेकिन पापा का भी कुछ पता नहीं था। मिथुन अपनी मां को उठाकर बाहर की तरफ खींचने लगा कि तभी आग जमीन में तैरती हुई उसकी मां के पीछे आने लगी। ये देखकर मिथुन को काफी अचंभा हुआ। उसने आज से पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। वह इतना ज्यादा घबरा गया कि अपनी मां को वहीं छोड़कर खुद बाहर भाग गया और जैसे ही वह मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो उसने पाया कि वहां पर वही लड़की खड़ी है जिसे उसने कल शाम देखा था। उसने अपने आप को पूरी तरह से ढका हुआ था और उसके अंदर से काफी तेज दुर्गंध आ रही थी।
वह दुर्गंध ऐसी थी जैसे जले हुए इंसान में से आती थी। मिथुन की नजर जैसे ही उस लड़की के पैरों पर पड़ी, मिथुन चिल्ला उठा और वापस अपने कमरे की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन तभी घर का सारा सामान इधर से उधर बिखरने लगा। मिथुन इतना समझ चुका था कि यह लड़की उसके पीछे पड़ी हुई है और उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। वह अपने कमरे का दरवाजा खोलना चाह रहा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। जैसे ही मिथुन ने पीछे पलट कर देखा तो वह लड़की मिथुन के पीछे ही खड़ी थी और उसने अपने चेहरे से जैसे ही चादर हटाई, मिथुन उसकी सूरत देखकर बुरी तरह चिल्लाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वह वहीं बेहोश हो गया। उस लड़की का चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था। चेहरे की हड्डी तक दिखाई दे रही थी। खाल का अता पता नहीं था। ऐसा खौफनाक और खिलौना चेहरा देखकर मिथुन तो क्या, कोई भी अपने होश खो बैठता। जैसे ही मिथुन बेहोश हुआ, वैसे ही कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। मिथुन के ताऊजी के घर में पिछले कुछ दिनों से लकड़ी का कुछ काम चल रहा था। उस काम के चलते एक बढ़ई अपने एक साथी के साथ रोज मिथुन के ताऊजी के घर काम करने आया करता था। लेकिन पिछले 2 दिनों से वह छुट्टी पर था और उसे ताऊजी की कोई खबर भी नहीं थी। लेकिन उस दिन जब वह आया तो उसने घर का हाल देखा, जिसे देखकर उसे भी कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ। पहली नजर में उसे लगा कि शायद कोई चोर आया होगा जिसने घर का यह हाल कर दिया। उस बढ़ई ने घर का इतना बुरा हाल देखते ही ताऊजी को आवाज लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। वह बढ़ई और उसका साथी धीरे धीरे घर में आगे बढ़े। तब उनकी नजर ताऊजी की तस्वीर पर पड़ी, जो दीवार पर टंगी हुई थी और उस पर एक माला छड़ी हुई थी। बढ़ई और उसका साथी दोनों हैरान रह गए। अब उन दोनों की हैरत की और हद न रही कि वे हेमा को आवाज लगाने लगे। तब उन्होंने देखा कि पूजा घर से आग की लपटें उठ रही हैं। बढ़ई ने अपने साथी से कहा, रामा देख, मुझे लगता है घर में आग लगी है। कहीं वो सब मुसीबत में तो नहीं है? चल जल्दी चल, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वह बढ़ई अपने साथी रामा के साथ पूजा घर की ओर बढ़ा तो देखा कि हेमा के अलावा एक अन्य औरत वहां बेहोश पड़ी है। बढ़ई ने जल्दी से उन दोनों औरतों को पूजा घर से बाहर निकाला और जैसे तैसे करके पूजा घर की आग बुझाई। तभी रामा ने कहा, दादा, हमें पूरे घर में देखना चाहिए, कहीं कोई और भी तो मुसीबत में नहीं है। ये औरत शायद हेमा जी की रिश्तेदार होगी। हो सकता है यहां और भी रिश्तेदार हों। बढ़ई को अपने साथी की बात ठीक लगती है, इसीलिए वे दोनों पूरे घर में अन्य लोगों को खोजने लगते हैं। तब उन्हें एक दरवाजे के बाहर मिथुन बेहोश मिलता है। मिथुन बेहोश था, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से कंपकपा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ठंड लग रही है। वह होश में नहीं था। रामा ने मिथुन के शरीर में अजीब हलचल देखकर तुरंत उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मिथुन का शरीर काफी भारी हो गया था और साथ ही उससे तेज तपिश भी निकल रही थी। जैसे ही रामा ने मिथुन को हाथ लगाया, वह तुरंत पीछे हट गया। बढ़ई ने पूछा, क्या हुआ, घबरा क्यों गए? रामा ने कहा, अरे दादा, एक बार तुम छूकर देखो, तुम भी ऐसे ही पीछे हट जाओगे। और जैसे ही बढ़ई ने मिथुन को उठाना चाहा तो बढ़ई भी पीछे हट गया। उसके हाथ तुरंत गर्म हो गए। वे दोनों हैरान थे कि आखिर इस लड़के को क्या हुआ है। उन दोनों में से कोई भी मिथुन या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं जानता था, जबकि उस समय घर में 2 व्यक्ति और भी मौजूद थे जो कि हेमा के ही रिश्तेदार थे। उन 2 लोगों में से एक मिथुन के पापा हेमंत थे। उन लोगों ने अन्य लोगों को ढूंढने की कोशिश भी की। तब जाकर उन्हें एक कमरे में 2 आदमी दिखाई दिए जो उस समय बेहोश थे। उनके कमरे में धुआं ही धुआं था। फिलहाल बढ़ई और उसके साथी ने जैसे तैसे करके आसपास के लोगों को बुलाकर मिथुन और उसके घर वालों की मदद की। कोई नहीं जानता कि आखिर मिथुन के ताऊजी के घर में आग कैसे लगी, लेकिन जैसे जैसे आसपास के लोगों को पता चल रहा था, वैसे वैसे सभी लोग जगदीश चंद्र के घर को देखने जाने लगे। सभी में एक बात फैल गई कि जगदीश चंद्र के घर की दीवारों पर एक काला गोल घेरा बना हुआ है जो मिटाने से भी नहीं मिट रहा है। मिथुन के पिताजी और अन्य घर वालों की हालत जब ठीक हुई, वे लोग वापस अपने घर लौटे तो पाया कि सच में उनके घर की हालत काफी ज्यादा बुरी है। घर की अधिकतर दीवारों पर एक काले रंग से गोल वृत्त बना हुआ है।
आखिर यह गोल घेरा कैसे बना और किसने बनाया, किसी को नहीं पता, लेकिन अधिकतर लोग इसे पारलौकिक चीजों से जोड़ रहे थे। लोगों की कहीं सुनी बातें मिथुन के माता पिता और ताई जी के कानों में भी आईं। वहीं दूसरी ओर मिथुन का व्यवहार पहले से काफी बदल चुका था। वह अस्पताल से सबके साथ वापस घर आया था, लेकिन उस दिन से वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। एक रात सभी लोग खाना खा रहे थे, लेकिन मिथुन अपने कमरे में बैठा कुछ बड़बड़ रहा था। ताई जी ने अपनी देवरानी यानी कि मिथुन की मां से मिथुन को बुलाने के लिए कहा, अरे ये लड़का अभी तक खाना खाने नहीं आया, इसे बुलाकर लाओ। मिथुन की मां जैसे ही मिथुन के कमरे में जाती है तो देखती हैं कि मिथुन के हाथ में एक गर्म सरिया है और उस सरिये से वह अपने शरीर को लगातार जला रहा है, साथ ही साथ में कुछ बड़बड़ा भी रहा है। मिथुन की मां मिथुन के पास गई और उससे पूछा, अरे मिथुन, तू पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? लेकिन मिथुन ने अपनी मां पर ही वह गर्म सरिया तान दिया। वह गर्म सरिया मिथुन की मां के हाथ पर लगा और उनकी तुरंत चीख निकल गई। मिथुन की मां की चीख सुनकर उसके पिता हेमंत और ताई जी तुरंत मिथुन के कमरे में गए तो वहां मिथुन का हाल देखकर घबरा गए। उसने अपने शरीर को जगह जगह से जला रखा था, साथ ही उसकी मां कमरे में इधर से उधर भाग रही थी। वह मिथुन से बचने की कोशिश कर रही थी। मिथुन के पिता ने मिथुन को काफी डांटा तो वह अपने पिता के पीछे पड़ गया। ताई जी समझ चुकी थी कि मिथुन पर जरूर कुछ ऊपरी साया है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मिथुन को काबू में किया और उसके माँ बाप को भी कमरे से बाहर निकाला। मिथुन के पिताजी उसकी माँ की हाथ की पट्टी करने लगे और हैरानी से कहने लगे, हे भगवान, ये हमारे बेटे को क्या हो गया है? मिथुन की माँ तो रोए जा रही थी। तब हेमा ने दोनों को समझाया, देखो, तुम लोग चिंता मत करो, मुझे लगता है कि शायद मिथुन पर कोई साया चिपक गया है। मैं अपने गुरुजी से बात करूंगी, हो सकता है वह मिथुन को ठीक कर दें। मिथुन ने आज से पहले ऐसी हरकतें कभी भी नहीं की। मिथुन की मां ने कहा, साया? कैसा साया? हमारा बेटा तो बिल्कुल ठीक था, तो अचानक से कोई साया कैसे आ गया? ताई जी ने कहा, यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मिथुन की हरकतों से यही लग रहा है कि उस पर जरूर कुछ ना कुछ ऊपरी असरात हैं। मिथुन के पिताजी अपनी भाभी की बात को काटते हुए बोले, भाभी, यह कैसी बातें कर रही हैं? आजकल के जमाने में इन सब बातों को कौन मानता है? ताई जी कहती हैं, बेटा, तुम जैसे पढ़े लिखे लोग ही नहीं मानते, वरना हमारे आसपास बहुत सारी आत्माएं, प्रेत मौजूद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। कुछ हमें अपना एहसास करा देते हैं और कुछ केवल हमारा ही एहसास करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि शायद शमशान घाट पर ही मिथुन के साथ कोई घटना हुई है। हेमंत ने कहा, शमशान घाट पर? लेकिन वहां कैसे? वहां तो आत्माओं को मुक्ति मिलती है ना, तो भला वहां पर कोई आत्मा कैसे मेरे बेटे के पीछे पड़ सकती है? ताई जी कहती हैं, यह तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन दाह संस्कार के बाद ही मिथुन के साथ घटनाएं होनी शुरू हुई है, इसलिए वहीं से कुछ हुआ है। अब मिथुन अपनी इस हालत में नहीं है कि वह बता सके कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, इसलिए हमें मेरे गुरुजी से बात करनी होगी। फिलहाल तुम लोग ध्यान रखना कि मिथुन घर से बाहर न निकले और ना ही तुम लोग उसके करीब जाना। मैं गुरुजी के पास होकर आती हूँ। ताई जी उसी समय अपने गुरुजी से मिलने के लिए निकल गईं। गुरुजी का आश्रम गांव के दूसरे छोर पर था, इसीलिए ताई जी को वहां जाने में अच्छा खासा समय लगा। वहीं दूसरी ओर मिथुन कमरे में अकेले बैठा था। तभी वह चिल्लाया, पानी, पानी! मिथुन के माँ बाप दूसरे कमरे में थे। मिथुन की आवाज सुनकर वे लोग तुरंत घबरा गए। हेमंत तुरंत अपने बेटे के कमरे की तरफ गए। मिथुन की मां भी जल्दी से पानी लेने गई, लेकिन तभी हेमंत को ध्यान आया कि उसकी भाभी ने मना किया था कि मिथुन कमरे से बाहर ना निकल पाए, इसीलिए हेमंत दरवाजा खोलते खोलते रुक गया। तभी उनकी पत्नी वहां आ गई और उन्होंने पूछा, क्या हुआ? खोलो दरवाजा, हमारा बेटा पानी मांग रहा है। हेमंत ने कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। उनकी पत्नी ने पूछा, लेकिन हमारा बेटा बार बार पानी मांग रहा है, वह शायद बहुत देर से प्यासा होगा। हेमंत ने कहा, हाँ,
जो भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें भाभी की बात को टालना चाहिए। उन्होंने मना किया था कि हम भी उसके कमरे में न जाएं और ना ही वह कमरे से बाहर निकले। तुम्हें याद नहीं, उसने कुछ देर पहले तुम्हारा हाथ किस तरह जला दिया था। अब कुछ देर के लिए मिथुन की मां भी सोच में पड़ जाती है, लेकिन वह एक मां थी। भला उसका मन कैसे मान जाता। वह उस समय तो शांत हो गई, लेकिन जैसे ही मिथुन के पिताजी हेमंत वापस अपने कमरे में गए, वैसे ही मिथुन की मां पानी लेकर तुरंत मिथुन के कमरे में चली गई। जब वह कमरे में पहुंची तो उन्हें मिथुन कहीं भी नजर नहीं आया। वह चारों तरफ घूमकर देखने लगी और आवाज लगाने लगी, मिथुन बेटा, कहां हो तुम? मिथुन? मिथुन की मां को थोड़ा अजीब लगता है। वह सोचती हैं कि दरवाजा भी हमने बाहर से बंद कर रखा था, तो आखिर मिथुन कहां चला गया। तभी उनकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जिसके दरवाजे खुले हुए थे। अचानक उनके मन में यह डर पैदा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिथुन खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया हो। इस डर को लिए वह भागते हुए खिड़की के पास जाकर झांकती हैं तो घबरा जाती है, क्योंकि मिथुन खिड़की पर उल्टे पांव लटका हुआ था। वह मिथुन को इस हालत में देखकर चिल्ला उठती है। ऐसा लग रहा था मिथुन बस अब गिर ही जाएगा, लेकिन न जाने उसने कैसे अपना बैलेंस बना रखा था। वह बस लटका हुआ था। अपनी पत्नी की चीख सुनकर हेमंत भी तुरंत मिथुन के कमरे में आते हैं। वह अपनी पत्नी को खिड़की के पास खड़ा हुआ देखते हैं। उनकी पत्नी बुरी तरह चिल्ला रही थी, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को कैसे बचाएं। और जैसे ही हेमंत खिड़की से बाहर झांकते हैं तो वह भी हैरान रह जाते हैं। उनका बेटा मिथुन लगातार मुस्कुरा रहा था और उल्टे पांव लटका हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा बेटा इस तरह से कैसे लटका हुआ है। उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई, मिथुन बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? गिर जाओगे, ऊपर आओ। यह सुनने के बाद में मिथुन और जोर से हंसने लगा। मिथुन की मां अपने पति को पकड़ते हुए बोली, मेरे बेटे को बचा लो, वह गिर जाएगा, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। अब मिथुन के पिता भी घबरा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे के पैर को पकड़ा, लेकिन मिथुन ने एक ही झटके में अपना पैर से अपने पिता को ही धक्का दे दिया और खुद नीचे गिर गया। यह देखकर मिथुन की मां और बुरी तरह चिल्लाने लगी। पहले उन्होंने अपने पति को संभाला। उनके पति ने कहा, घबराओ मत, मैं ठीक हूं, चलो चलकर मिथुन को देखो। वे दोनों जल्दी से नीचे जाकर देखते हैं, लेकिन अब मिथुन वहां नहीं था। वह उनकी नजरों से गायब हो चुका था। दोनों पति पत्नी परेशान हो चुके थे। वह उसे पूरे घर में और आसपास ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें मिथुन कहीं भी नजर नहीं आता। वहीं दूसरी ओर ताई जी जब गुरुजी के आश्रम पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि गुरुजी पड़ोस के ही गांव में एक यज्ञ करने के लिए गए हैं। उन्हें आने में 2 दिन का समय लगेगा। यह सुनकर ताई जी काफी निराश हो गई और वापस अपने घर की तरफ मुड़ गई। जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंची, तब उन्होंने मिथुन के माता पिता को परेशान हाल में इधर से उधर घूमते हुए देखा। उन्हें इस तरह से देखकर ताई जी को कुछ बुरा होने का अंदेशा हुआ। वह तेज कदमों के साथ हेमंत के पास पहुंची। ताई जी को देखकर मिथुन के पिताजी रोने लगे। वह बोले, भाभी, पता नहीं मिथुन कहां चला गया, भाभी उसे ढूंढ दो। यह सुनकर ताई जी और भी परेशान हो गईं, क्योंकि वह जानती थी कि मिथुन की हालत सही नहीं है। ऐसे में उसका गायब होना और भी खतरे की बात हो सकती है। हेमंत को रोता देखकर आसपास के कुछ लोग उनके पास इकट्ठा होने लगे। सभी ने मामला जानने की कोशिश की तो पता चला कि मिथुन, जो कि शहर से अक्सर यहां आता जाता रहता है, उसकी हालत गंभीर है। उस पर किसी ऊपरी साए का असर है। तभी उन लोगों में से एक आदमी ने बताया कि हाँ, मैंने उस लड़के को शमशान घाट की ओर जाते हुए देखा था। वह बहुत तेजी से भाग रहा था। शमशान घाट का नाम सुनकर ताई जी के जैसे होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वह किस दिशा में जाएं। वह इधर से उधर, उधर से इधर होती रही। तभी वह आदमी बोला, अरे सोच क्या रहे हो? अगर उस लड़के को कोई खतरा हुआ तो जाओ, जल्दी से उसे ढूंढ कर लाओ। गांव के 1-2 लोग मिथुन के माता पिता को दिलासा देते हैं और उनके साथ शमशान घाट की ओर चले जाते हैं। वे लोग मिथुन को आवाज लगा रहे थे। ताई जी भी चिल्ला चिल्ला कर मिथुन को बुला रही थी।
जब वे लोग शमशान घाट पहुंचे तो उन्हें दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया। वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। ऐसे में मिथुन का दिखना तो बहुत दूर की बात। मिथुन की मां रोते हुए बोली, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया, मेरा बच्चा कहां चला गया। मिथुन की मां ने इतना ही कहा था कि उन्हें शमशान घाट के बराबर वाले जंगली इलाके से कुछ धुआं उठता हुआ नजर आने लगा। गांव का ही एक व्यक्ति जिग्नेश बोला, वह देखो हेमाताई, वहां से धुआं उठ रहा है। हो सकता है वहां पर कोई हो और उसने मिथुन को देखा हो। यह देखते ही वे लोग कुछ सोचते समझते नहीं हैं और तुरंत उस दिशा में चले जाते हैं जहां से वह धुआं उठ रहा था। वे लोग उस धुएं को देखते देखते उसी जगह पहुंच गए जहां पर मिथुन ने उस जली हुई लड़की को देखा था। वहां उन्होंने पाया कि मिथुन एक सूखे पेड़ से उल्टा लटके हुए हैं। वहां पर काफी सारे पेड़ सूखे ही थे। न केवल मिथुन के माता पिता बल्कि वहां मौजूद गांव के 2 व्यक्ति भी हैरान थे कि अपने इस जंगल में कोई इतनी अजीब जगह भी है। उन्हें आज तक पता ही नहीं था। जिग्नेश ने कहा, यह जगह यहां किसने बनाई होगी? इतने सूखे पेड़ और ये मटके, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आती है। जिग्नेश का साथी कैलाश बोला, अरे ये देखो, मिथुन जिस पेड़ से लटका हुआ है उसी पेड़ से धुआं उठ रहा है। कैलाश ने इतना बोला ही था कि उन लोगों ने पाया मिथुन के माता पिता उस पेड़ के पास जाकर अपने बेटे से नीचे उतरने की जिद कर रहे हैं, लेकिन मिथुन नीचे नहीं उतरता बल्कि अपनी लाल आंखों से अपने माता पिता को घूरता रहता है। मिथुन की मां हाथ जोड़कर अपने बेटे से मिन्नतें कर रही थी कि बेटा नीचे उतर जाओ, तेरे चोट लग जाएगी। लेकिन मिथुन को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह मिथुन है। कुछ देर तक मिथुन के माता पिता उससे मिन्नतें करते रहे कि वह नीचे उतर जाए और तभी उन्हें उस जगह गर्मी का एहसास होने लगा। देखते ही देखते उनके शरीर में गर्मी बढ़ने लगी। कहने को उन लोगों ने अपने पैरों में चप्पल पहन रखी थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे अंगारों पर खड़े हैं। मिथुन की मां मिथुन के पिताजी से कहती हैं, मिथुन के पापा, ये अचानक पैर कैसे जल रहे हैं? आप जल्दी से मिथुन को नीचे उतारिए। मिथुन के पिताजी हेमंत कहते हैं, हाँ, मुझे भी नहीं पता ये क्या हो रहा है। बेटा मिथुन, तुम भी नीचे उतर जाओ, प्लीज हमारी बात मानो। तभी ताई जी उन दोनों को आवाज लगाती हैं और कहती हैं, तुम लोग मिथुन के पास मत जाओ, यहीं आ जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ताई जी मिथुन के चेहरे को बड़ी गौर से देख रही थी और उनकी नजर बार बार मिथुन की आंखों पर जा रही थी, जो सामान्य से धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। अपनी भाभी की बात मानकर हेमंत अपनी पत्नी को लेकर वहां से तुरंत हट जाता है। तभी उनके कानों में किसी मंत्र उच्चारण की आवाज आती है। वे लोग अपने आसपास देखने लगते हैं। वह आवाज थोड़ा आगे से ही आ रही थी। जिग्नेश कहता है, चलो हमें आगे चलकर देखना चाहिए, यहां जरूर कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है। जब वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तब उन्हें मिट्टी की छोटी बाउंड्री दिखाई देती है जो कि गोल थी और उस गोल घेरे में एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था जिसकी वेशभूषा किसी तांत्रिक के जैसी थी। जिग्नेश और कैलाश जैसे ही उस आदमी को देखते हैं तुरंत चिल्ला उठते हैं, तू फिर यहां आ गया? तू यहां क्या कर रहा है? रुक जा, तुझे तो हम अभी बताते हैं। जिग्नेश और कैलाश की आवाज सुनकर तांत्रिक थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने अपने मंत्रों को बोलना जारी रखा। तांत्रिक के आगे एक नर कंकाल की खोपड़ी पड़ी थी और उसमें आग जल रही थी। मिथुन के माता पिता अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है। हालांकि ताई जी काफी कुछ समझ चुकी थी। दरअसल वह तांत्रिक इसी गांव का एक आदमी था जिसका गांव वाले ने एक समय बहिष्कार कर दिया था। आज से लगभग 3 साल पहले जून जुलाई के समय गांव से धीरे धीरे कम उम्र के बच्चे लापता होने लगे थे। लोगों को लगने लगा कि कोई बच्चे पकड़ने वाला गांव में आ गया है, क्योंकि कुछ समय पहले यह भी खबर आई थी कि बच्चों को पकड़कर उनकी तस्करी की जा रही है, उनके अंगों को निकाला जा रहा है। ऐसे में गांव वालों ने पुलिस का सहारा लिया, लेकिन पुलिस की हत्थे कुछ नहीं आया। एक संदिग्ध भी उस गांव से नहीं पकड़ा गया। उस गांव तो क्या,
उस गांव के आसपास से भी कुछ ऐसा सबूत हाथ नहीं आया जिससे कि यह पता लग सके कि बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही पुलिस के हाथ में ये केस गया था, वैसे ही बच्चों का गायब होना धीरे धीरे कम होने लगा था। और फिर जैसे ही मामला थोड़ा शांत हुआ तो लोग इस मामले को भूलने लगे। अधिकतर लोग अपने बच्चों का ध्यान रखते थे। खास तौर पर दोपहर के समय कोई भी अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देता था। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला गया। फिर एक दिन अचानक गांव के ही आम के बाग से एक साथ 3 बच्चे लापता हो गए। उन्हें पूरे गांव में ढूंढा गया। एक बार फिर पूरे गांव में कोहराम मच चुका था। उस दिन भी पुलिस को बुलाया गया और आसपास की तलाशी ली गई। तब आम के बाग के पास से ही पुलिस को कुछ तंत्र मंत्र की सामग्री मिली, जिससे पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि शायद कोई तांत्रिक बच्चों की किडनैपिंग कर रहा है। और उसका अंदाजा सही भी रहा। आम के बाग से थोड़ा आगे जाकर ही एक काफी बड़ी नहर थी। उस नहर के पास बच्चों के कपड़े मिले, और 1 या 2 बच्चों के नहीं, बहुत सारे बच्चों के कपड़े मिले। वहां कुछ हड्डियां भी मिली। वो सब कुछ देखकर पुलिस वाले और गांव वाले बुरी तरह हैरान थे। उन्हें अब तक लग रहा था कि शायद कोई तस्कर बच्चों की तस्करी करके कहीं दूर लेकर जा रहा है, लेकिन नहीं, सारे बच्चे गांव में ही थी। बच्चों के कपड़ों की पहचान गांव वालों ने ही की और देखते ही रोने लगे। हड्डियां देखकर लोगों को यही लगता कि शायद ये मेरे बच्चे की हड्डी तो नहीं। वे लोग इस तरह का दृश्य देखकर बुरी तरह टूट चुके थे। पुलिस की निगरानी में ही फॉरेंसिक की टीम आई। जांच पड़ताल की गई। तब जाकर काफी सारी हड्डियों के डीएनए उन लोगों के डीएनए से मैच हो गए जिनके बच्चे अचानक गायब हो गए थे। अब समस्या यह थी कि आखिर यह सब किसने किया। बच्चों की हड्डियां यहां है तो फिर बच्चों का मांस कहां गया। लेकिन यह मामला ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रह पाया। इस मामले के कुछ दिन बाद तक शांति बनी रही थी, लेकिन सादी वर्दी में कुछ पुलिस वाले गांव में ही रुक गए थे। और फिर एक दिन पुलिस के हत्थे शंकर चढ़ गया। वहीं शंकर, जिसे देखकर जिग्नेश और कैलाश गुस्सा कर रहे थे। अमावस्या की रात को शंकर एक खुले आंगन के घर में घुस गया। वह 1 साल के शिशु को चुराने की फिराक में था। उसने इतना बड़ा रिस्क इसीलिए लिया था क्योंकि उसे काफी दिन हो गए थे उसने एक भी बच्चे का किडनैप नहीं किया था। और फिर जैसे ही उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, वह बच्चा रो पड़ा। उसके रोते ही बराबर में लेटी उसकी मां तुरंत उठ गई। उस औरत ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया, जिससे कि शंकर घबरा गया। लेकिन उस औरत ने शंकर का चेहरा देख लिया था। वह पहचान गई थी कि ये अपने गांव का ही शंकर है। उस औरत की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी उठ गए थे और उस दिन शंकर लोगों के हत्थे चढ़ गया। जब उस औरत ने अपने बच्चों को चुराने की बात गांव वालों को बताई तो सभी गांव वालों ने शंकर की पिटाई शुरू कर दी। पुलिस भी तुरंत आ गई थी। जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ करनी शुरू की तो फिर शंकर ने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि वह तांत्रिक है और उसे कई सारी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं करनी पड़ती हैं। और उन साधनाओं में एक साधना यह भी है कि उसे छोटे बच्चों के मांस को तंत्र देवी के चरणों में अर्पित किया जाता है। इसके लिए उसे पूरे 51 बच्चों की बालियां देनी थी। इसीलिए अब तक जितने भी बच्चे गांव से गायब हुए थे, उन सभी को शंकर ने ही गायब किया था। और अब तक गायब हुए बच्चों की संख्या 19 थी, यानी कि वह अब तक 19 बलियां दे चुका था। जब यह भेद पूरे गांव वालों को पता चला तो पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। शंकर, जो कि सब्जियां बेचा करता था, वह कभी ऐसा काम भी कर सकता है? किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन सच सबके सामने था। पुलिस की मार के बाद शंकर ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे और साथ ही बच्चों के अवशेष के बारे में भी बता दिया था। इतने बड़े हत्याकांड के बाद शंकर को पुलिस ले गई थी और उसे जेल हो गई थी, लेकिन पता नहीं आज यह इस गांव में क्या कर रहा है। जिग्नेश और कैलाश शंकर को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वह नहीं जानते थी कि यह तो जेल में बंद है, तो फिर अभी यहां कैसे आ गया। जिग्नेश और कैलाश शंकर पर काफी गुस्सा कर रहे थे, लेकिन शंकर अपने मंत्र को पढ़ने में लीन था। जब जिग्नेश देखता है कि शंकर पर कोई असर नहीं हो रहा है,
तो वह गुस्से से उस गोल घेरे की दीवार के अंदर चला जाता है जहां पर शंकर बैठा था। वह शंकर की गर्दन पकड़ लेता है और उसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन शंकर में बहुत ज्यादा ताकत थी। जिग्नेश चाहकर भी उसे टस से मस नहीं कर पाता, बल्कि वह हैरानी करता है कि आखिर इतना पतला दुबला इंसान इतनी मजबूती के साथ कैसे बैठा है। वहीं कैलाश जब देखता है कि जिग्नेश शंकर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, तो वह भी शंकर को उठाने के लिए आता है। अब दोनों मिलकर शंकर को उठा रहे थे, लेकिन शंकर सच में बहुत शक्तिशाली था। वह लगातार अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। यह किसी जादू से कम नहीं था। वहीं दूसरी ओर मिथुन अपनी काया को पलट लेता है, यानी कि वह उल्टा हो जाता है और अपने हाथों से पेड़ की सूखी टहनियों पर चलने लगता है। टहनियां जो कि बहुत ही सूखी और पतली थीं, जिन पर अगर आप हाथ भी रखो तो आपका हाथ नीचे आ जाए। लेकिन मिथुन बड़ी ही आसानी से और सफाई के साथ उन टहनियों पर चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई वश में किए हुए हैं। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखते ही देखते मिथुन पेड़ से नीचे कूद गया। जैसे ही वह नीचे कूदा तो उसकी तेज चीख निकली। ऐसा लगा जैसे उसे तेज दर्द उठा है। उसकी चीख सुनकर उसकी मां भी तड़प उठी। फिर अगले ही पल में वह भागता हुआ शंकर के पास जा पहुंचा। मिथुन ने देखा कि शंकर को दो लोग पकड़कर धकेल रहे हैं, तो मिथुन और भी गुस्से में आ गया। उसने अपने दांतों को गुस्से से भींचा और अपने माथे पर ढेर सारे बल लिए। वह जिग्नेश और कैलाश के पास पहुंचा और दोनों को एक एक हाथ से उठाकर पटक दिया। ये देखकर वहां मौजूद बाकी लोग हैरान रह गए। मिथुन इतना करने पर ही नहीं रुका, बल्कि उसने दोबारा से जिग्नेश का गला पकड़ा और उसे धक्का दिया। जितनी देर में कैलाश जिग्नेश को बचाने आता, उतनी देर में ही मिथुन ने कैलाश पर भी वार कर दिया। मिथुन का एक एक वार काफी ज्यादा तगड़ा था, जिससे जिग्नेश और कैलाश लगभग अधमरे हो गए थे। जिग्नेश और कैलाश का हाल देखकर शंकर काफी खुश हो रहा था। वह मिथुन से बोला, बहुत बढ़िया पायल, बहुत बढ़िया, अब बस आ जाओ, इन लोगों के लिए इतना ही काफी है। मिथुन पलटकर शंकर की ओर देखा। मिथुन की आंखों में गुस्सा था। वह अपने दांत बजाते हुए बोला, नहीं, कभी नहीं, मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। तू मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता है। मैं अच्छी तरह जानती हूं तू आत्माओं के साथ क्या करता है। यह सुनते ही शंकर के चेहरे पर मायूसी आ गई। वह हैरानी से मिथुन की ओर देखने लगा। उसे कुछ देर के लिए धक्का सा लगा। फिर वह बोला, यह कैसी बात कर रही हो? यह मत भूलो, तुम्हें बांधा गया था, तुम्हें मैंने आजाद किया है, तुम्हारी शक्तियों को मैंने बढ़ाया है। अब तुम मेरी गुलाम हो और हमेशा मेरी रहोगी। मिथुन के अंदर बसी पायल ने जवाब दिया, भले ही मुझे तूने बुलाया हो, लेकिन मैं इतनी भोली नहीं कि तेरी बातों में आ जाऊं। मैं अच्छी तरह जानती हूं तू आत्माओं से कितने बड़े और खतरनाक काम कराता है, उन्हें कितनी यातनाएं देता है। मैं तेरे चंगुल में कभी नहीं आने वाली। इतना कहकर मिथुन जोर से चिल्लाता है। उसके चीखने की आवाज इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। फिर मिथुन गुस्से से शंकर को भी तेज धक्का देता है और वहां से भाग जाता है। मिथुन को वहां से भागता देख उसके माता पिता घबरा जाते हैं और वे भी उसके पीछे भागते हैं। वे दोनों अपने बेटे को लगातार आवाज लगा रहे थे और उसे रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन मिथुन को जैसे किसी की पड़ी ही नहीं थी। मिथुन बहुत ही तेजी से भाग रहा था। कुछ ही देर में वह अपने माता पिता की नजरों से ओझल हो गया। यहां तक कि मिथुन के माता पिता भी उस जंगली इलाके में गुम हो गए। वहीं दूसरी ओर ताईजी ने मिथुन के माता पिता को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वे लोग नहीं रुके। काफी देर तक वह इधर उधर मिथुन के माता पिता को ढूंढती रही, लेकिन अब वह भी नहीं मिल रहे थे। इसलिए वह वापस गांव के अंदर आ गई और वहां के लोगों को सारी घटना बताई। यह सब बातें सुनकर गांव वालों का गुस्सा और भी बढ़ गया, क्योंकि वह पहले ही शंकर के दुश्मन थे और अब दोबारा शंकर को इस गांव में पाकर उन लोगों को वैसे भी गुस्सा आ रहा था। और ऊपर से मिथुन के माता पिता का गायब होना एक के बाद एक मुश्किलें आ ही रही थीं। ताईजी के बताने के बाद गांव के कुछ आदमी जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ आदमियों ने सबसे पहले शंकर को अपनी हिरासत में लिया।
और फिर मिथुन के माता पिता को ढूंढने के लिए निकल गए। लगभग 4-5 घंटे बाद मिथुन के माता पिता भी मिल गए। अब सभी लोग वापस गांव में आ गए। शंकर को वापस गांव में पाकर काफी सारे लोगों ने उसे मारा पीटा और उससे पूछताछ भी की। आखिर वह यह सब क्या कर रहा है और वह पुलिस के चंगुल से कैसे निकला। जिस समय शंकर लोगों से पिट रहा था, वह बीच बीच में कुछ मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वाले उसकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि हो सकता है यह अपनी किसी शक्ति के द्वारा गांव के लोगों को फिर से नुकसान पहुंचा दे या खुद बचकर भाग जाए। इसलिए वे लोग बार बार उसे मारे जा रहे थे, जिससे उसे मंत्र पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। तभी गांव का एक बुजुर्ग आया और उसने लोगों को रोका। वह बोला, अरे अब बस भी करो, पहले इसे यह पूछो कि आखिर इसने यह सब क्या किया है। इस समय हमारे लिए मिथुन का पता लगाना ज्यादा जरूरी है, ना कि इसे मारना पीटना। सभी लोगों को उस बुजुर्ग की बात सही लगी। वह बुजुर्ग शंकर से बोला, देखो शंकर, हमें बताओ कि आखिर तुमने मिथुन के साथ क्या किया है। वह इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। अगर तुम हमें सच बताओगे तो शायद हम तुम पर कुछ रहम खा ले, वरना तुम जानते ही हो कि गांव वाले तुमसे कितना नाराज है। शंकर भी काफी पिट चुका था, इसलिए उसने सीधे सीधे अपना मुंह खोलना ही सही समझा। वह बोला, मैं एक शक्तिशाली सिद्ध तांत्रिक बनना चाहता था, जिसके लिए मैं शुरू से ही कई तरह की साधना करता आया हूं। कुछ साधना सफल रही है और कुछ साधना विफल। कुछ साधनाओं के समय मुझे कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। कुछ साधना ऐसी होती हैं जिनमें मुझे दुष्ट आत्माओं का सहारा लेना पड़ता है। जब मैं उन आत्माओं को अपने वश में कर लेता हूं, तो मैं उन्हें और भी ज्यादा दुष्ट बना देता हूं, ताकि वह मेरा हर काम कर सके। जब मुझे यहां से पुलिस लेकर गई थी, तो मैं कुछ दिनों जेल में ही बंद था और फिर कोर्ट में मेरी तारीखें लगने लगी। इसी तरह कम से कम 2-3 महीने बाद, जब एक बार मैं पुलिस वालों के साथ जीप में बैठकर तारीख पर जा रहा था, तब जंगल से कुछ डाकुओं ने पुलिस की जीप पर हमला कर दिया था और मौके का फायदा उठाकर मैं पुलिस के चंगुल से भाग गया था। फिर उसके बाद से मैंने दोबारा अपनी तांत्रिक क्रियाएं करना शुरू कर दी। मैं कई तंत्र साधना में निपुण हो चुका हूं। मुझे बहुत कुछ आता है। मैं यहां खड़े खड़े तुम सबको अपने वश में भी कर सकता हूं। बस एक नजर और तुम सब मेरी कैद में। यह सुनते ही सभी लोग शंकर की आंखों से आंखें मिलाना छोड़ देते हैं। वह शंकर के शरीर के अन्य हिस्सों को देखते हैं, क्योंकि वह डर जाते हैं कि शंकर एक बड़ा तांत्रिक बन चुका है। गांव वालों का यह हाल देखकर शंकर हंसने लगता है। तभी एक आदमी फिर से शंकर के गाल पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, बता, तूने मिथुन के साथ क्या किया? वह कहां चला गया है? शंकर बताता है, मैं नहीं जानता कि वह कहां गया होगा और मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। वह सब कुछ एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। मिथुन ने उस मुसीबत को खुद ही गले लगाया है। यह सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सभी लोग मिथुन का दोषी शंकर को मान रहे थे, लेकिन शंकर यहां कुछ और ही कहानी सुना रहा है। तब एक आदमी ने दोबारा शंकर को थप्पड़ मारा और कहा, सच सच बता, अब तेरा पर्दाफाश हो चुका है। ये मत सोच, झूठी कहानी सुनाएगा तो हम तेरा विश्वास कर लेंगे। तूने मिथुन के साथ क्या किया? शंकर चिल्लाकर कहता है, अरे मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं इस मामले में झूठ बोलूंगा? जो कुछ था सब मिथुन के माता पिता और उसकी ताई के सामने तो था, तो भला अब मुझे यहां झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं सच कह रहा हूं, मैंने मिथुन के साथ कुछ गलत नहीं किया। वह सब कुछ इत्तेफाक था। दरअसल मुझे एक दुष्ट आत्मा की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसके लिए पायल की आत्मा को चुना। पायल बराबर वाले गांव की एक लड़की थी। वह बहुत गुस्से वाली थी। जरा जरा सी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करने लगती थी। मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई भी उससे कुछ उल्टा बोल दे तो तुरंत उसे मारने पीटने लगती थी। सब कहते थे ये लड़की पागल है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह बस गुस्से की तेज थी। ऐसे ही एक दिन जब उसके माँ बाप से उसका झगड़ा हुआ, तब उसने आत्महत्या कर ली।
उसने अपने ऊपर केरोसिन का तेल छिड़क कर खुद को आग लगा लिया, लेकिन जैसे ही उसने जलना शुरू किया उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा। वह चिल्लाई और पूरे गांव में इधर उधर भागने लगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। मरते समय भी वह गुस्से में थी, इसलिए वह एक दुष्ट आत्मा बन गई। तुम सभी जानते हो कि शमशान घाट पर आसपास के गांव के मुर्दों को भी जलाया जाता है। मैं जिस साधना को प्राप्त करना चाहता था उसके लिए मुझे एक दुष्ट व्यक्ति की आत्मा की जरूरत थी, और वह आत्मा मुझे पायल की आत्मा में नजर आई। उस दिन शमशान घाट पर 2 चिताएं जल रही थी। एक मिथुन के ही ताऊजी की थी और दूसरी पायल की थी। मैंने पायल के शरीर को चुरा लिया। मैंने बस कुछ तंत्र क्रियाएं शुरू ही की थी कि मिथुन उस अधजली चिता के पास चला गया। जिस समय मैं पायल के शव को लेकर आ रहा था उस समय पायल की आत्मा बहुत बेचैन हो गई थी और उसकी नजर मिथुन पर पड़ गई। उसने मुझसे बचने के लिए मिथुन के शरीर को चुन लिया और तब से वह मिथुन के शरीर में ही निवास कर रही है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह सब इत्तेफाक है। मिथुन को उस अधजली चिता के पास नहीं जाना चाहिए था। न वो चिता के पास जाता और ना ही पायल उसे दिखाई देती, और अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पायल मुझसे भी दूर जा चुकी है, वह मेरे चंगुल में भी नहीं आ रही। उसे वापस लाना मुश्किल काम है। शंकर के मुंह से यह सारी बातें सुनने के बाद मिथुन की मां फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। गांव के आसपास के लोग उन्हें समझाने लगे। तभी ताई जी ने शंकर से पूछा, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या इसका कोई उपाय है कि हम पायल से मिथुन को छुड़ा सके? शंकर ने कहा, बस मसान देव की पूजा। हमें उनकी पूजा करनी होगी, लेकिन उनकी पूजा के लिए भी बलि दी जाती है। 3 बकरों की बलि दी जाएगी। क्या तुम लोग दे पाओगे? यह सुनने के बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं। शांति को खत्म करते हुए मिथुन के पिताजी कहते हैं, हाँ, मैं 3 बकरों की बलि देने के लिए तैयार हूं। बस तुम मुझे बताओ बकरे कहां मिलेंगे और कब क्या कैसे करना है। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। शंकर कहता है, ठीक है, तुम बाजार से जाकर 3 काले बकरे ले आओ। मैं शमशान घाट जाकर मसान देव की पूजा की तैयारी करता हूं। यह काम जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है, नहीं तो पायल मिथुन को लेकर बहुत दूर चली जाएगी, जिसे शायद फिर कोई तांत्रिक भी ना ढूंढ पाए। पुलिस तो बहुत दूर की बात। मिथुन के पिताजी ठीक वैसा ही करते हैं। वह गांव के एक आदमी के साथ पास के बाजार में चले जाते हैं जहां पर जानवर बिकते थे। वे तुरंत 3 काले बकरे खरीदते हैं। साथ ही शंकर ने उन्हें साधना की कुछ सामग्री भी लाने के लिए कहा था। वे लोग वो सामग्री भी ले आते हैं। शाम ढल चुकी थी। गांव के 2-4 लोग और मिथुन के माता पिता ताई जी समेत शमशान घाट पर पहुंचते हैं। जब वे लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शंकर ने गोबर से एक आकृति बना रखी है जो देखने में थोड़ी थोड़ी जानवर की भांति है। शंकर उस आकृति को एक मिट्टी के प्लेट में रख देता है। उसके चारों तरफ बहुत सारा तेल डाल देता है। इसके बाद वह अपने थैले से एक छोटा शिवलिंग निकालता है और उसके चारों तरफ कुछ दीपक जला देता है। शंकर के पास काफी कुछ सामग्रियां थी जो तंत्र मंत्र में इस्तेमाल की जाती है। बकरे आ जाने के बाद शंकर अपनी साधना शुरू कर देता है। वह बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करता है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे शमशान घाट में गूंज रही थी। यहां तक गांव में भी उसकी आवाज जा रही थी। देखते ही देखते माहौल बहुत ही ज्यादा भयानक हो गया था। शमशान घाट जिस नदी के किनारे पर था, उस नदी की लहरें तेजी के साथ तट के ऊपर आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ज्वार भाटा आ रहा है। धीरे धीरे आसमान अंधेरे में भी चमकने लगा। एक सफेद रोशनी आसमान में दिखने लगी। ठीक उसी समय सभी के कानों में एक तेज चीखने की आवाज गूंजी। आवाज को सुनकर शंकर ने अपने मंत्र को पढ़ना रोक दिया और सभी को एक काला धागा दिया और कहा कि इस धागे को पहन ले, पायल आने वाली है। हो सकता है वह तुम में से किसी को शिकार बना ले, क्योंकि अब मैं उसे मिथुन के शरीर से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, और ऐसे में अगर उसने किसी और के शरीर को देख लिया तो वह शायद उस पर कब्जा कर ले। सभी लोग शंकर के दिए हुए धागे को पहन लेते हैं और फिर शंकर एक एक करके 3 काले बकरों की बलि चढ़ाता है।
हर एक बलि के साथ आसमान में बिजली कड़कड़ा रही थी। कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज भी आती थी। सब लोग शंकर को ही देख रहे थे। शंकर भी विचित्र आवाज निकाल निकाल कर कोई न कोई मंत्र पढ़ रहा था। कभी कभी वह शिवलिंग के चारों ओर अजीब तरीके से घूमता था, तेज तेज पैर पटकता था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कि शंकर पागल तो नहीं हो गया, लेकिन नहीं, यह उसकी साधना का एक हिस्सा था। वह अपनी पूरी ताकत के साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन फिर भी वह तेज आवाज के साथ मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र पढ़ते पढ़ते एक स्थिति ऐसी आई कि शंकर थक गया और शांत हो गया। वह जोर जोर से सांस लेने लगा और तभी नदी के किनारे मिथुन खड़ा दिखाई दिया। उस पर बिजली की एक चमक पड़ी, जैसे किसी ने टॉर्च मारी हो। मिथुन को देखते ही उसके माता पिता घबरा गए, क्योंकि मिथुन का हुलिया बहुत ही डरावना था। वह पूरी तरह से नग्न अवस्था में था। उसके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी। वह अपने हाथ पैर अजीब तरह से हिला रहा था, जैसे उसे ठंड लग रही हो और वह कंपकपा रहा हो। मिथुन गुस्से से शंकर को ही घूर रहा था। मिथुन के पिताजी हेमंत शंकर को तुरंत आवाज लगाते हैं और कहते हैं, शंकर, वह देखो, मेरा बेटा आ गया। शंकर जैसे ही पलटकर देखता है, उसके सामने भयानक रूप लिए मिथुन खड़ा था। शंकर को देखते ही मिथुन हंसने लगता है। वह जोर जोर से हंसता है। शंकर मिथुन को देखकर गुस्सा करता है। वह जमीन पर पड़ी राख को उठाता है और जाकर तुरंत मिथुन के चेहरे पर डाल देता है। मिथुन बुरी तरह बिलबिला जाता है। शंकर गुस्से से कहता है, ओ दुष्ट आत्मा, छोड़ दे इस लड़के के शरीर को, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मिथुन हंसते हुए कहता है, नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा है। तूने मुझे उठाया था, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से वापस जाऊंगी। ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा। शंकर एक बार फिर राख उठाकर मिथुन के मुंह पर फेंकता है, जिससे मिथुन पीछे गिर जाता है। फिर वह अपने थैले से एक लाल कपड़ा लेकर आता है और उस कपड़े से मिथुन के हाथों को उसके शरीर के साथ बांधने लगता है। मिथुन पायल की आवाज में कहता है, छोड़ मुझे, छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं यहां खड़े मौजूद हर व्यक्ति को मार सकती हूं। छोड़ दे मुझे। शंकर कहता है, इतनी मुश्किल से हाथ छड़ी है, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूंगा? जब तक तू इस लड़के के शरीर को नहीं छोड़ेगी, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर शंकर एक और लाल कपड़े से मिथुन के दोनों पैर बांध देता है। अब मिथुन चलने में या इधर उधर हाथ पैर मारने में असमर्थ था। वह केवल अपनी जुबान से बोल सकता था। बस इसी बात का फायदा उठाकर शंकर अपने आगे की तांत्रिक क्रियाएं करने लगता है। सामने बकरे का कटा हुआ सिर रखा था, उससे खून बह रहा था। वह उस कटे हुए सिर को उठाता है और मिथुन के सिर पर मारना शुरू कर देता है। यह देखकर मिथुन के माता पिता बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ताई जी उन्हें रोकती हैं और कहती हैं, सब्र से काम लो, हो सकता है यह उसकी साधना का हिस्सा हो। मिथुन की मां कहती है, यह कैसी साधना है? मेरे बेटे को चोट लग रही है, देखो कैसे चिल्ला रहा है वह। लेकिन शंकर ने सब बातों की परवाह नहीं की। वह लगातार मिथुन के सिर पर उस बकरे के सिर से वार किए जा रहा था। काफी देर तक तो पायल के ही चिल्लाने की आवाज आती रही, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज मिथुन की आवाज में परिवर्तित हो गई। फिर एक पल ऐसा आया कि मिथुन ने चिल्लाना ही बंद कर दिया। अब तक जहां वह मछली की तरह छटपटा रहा था, अब उसका शरीर बिल्कुल शांत हो चुका था। लेकिन नदी की लहरें जोर जोर से उफान खा रही थीं। एक काला धुआं चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था। वह काला धुआं पायल की आत्मा ही थी, जो किसी इंसान की तलाश में थी। वह जिस भी इंसान के करीब जाती, कुछ दूरी पर ही रुक जाती और वापस कहीं और मुड़ जाती। उस काले धुएं से सभी लोग डर रहे थे, हालांकि वे लोग नहीं जानते थे कि ये एक आत्मा है। शंकर जल्दी से अपने थैले से मिट्टी की एक हंडिया निकालता है और जल्दी से उसमें थोड़ी सी शमशान की राख डालता है, साथ ही नदी का पानी भी डालता है। इसके बाद वह उसमें कुछ मंत्र पढ़कर फूंकता है। तब वह काला धुआं अपने आप ही उस हंडिया में चला जाता है। जैसे ही वह धुआं हंडिया में जाता है, शंकर हंडिया का ढक्कन तक देता है और उसे एक लाल कपड़े से पूरी तरह से बांध देता है।
शंकर के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। सब लोग शंकर को देख रहे थे। ताई जी पूछती हैं, शंकर क्या हुआ, हमारा बेटा ठीक तो है ना? शंकर कहता है, हाँ मिथुन अब ठीक है, इसे धीरे धीरे सही होने में समय लग जाएगा, लेकिन वह आत्मा इसके शरीर से निकल चुकी है, जाओ इसे ले जाओ। यह सुनते ही मिथुन के माता पिता खुशी से रोने लगते हैं। वह जल्दी से अपने बेटे को उठाते हैं। अब मिथुन काफी सामान्य लग रहा था, उसका वजन बिल्कुल नॉर्मल था। गांव वाले मिथुन को लेकर वापस गांव आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर शंकर उस हंडिया को देखकर बार बार खुश हो रहा था और अपने रास्ते चल रहा था। वह उस हंडिया को देखने में इतना ज्यादा खुश हो गया था कि अंधेरे में उसे पता नहीं चला कि उसके पैर के आगे एक पत्थर पड़ा है। वह पत्थर से टकराया और जमीन पर गिर गया। तुरंत उसके हाथ से वह हंडिया भी गिरकर टूट गई। जैसे ही हंडिया टूटी, एक तेज आवाज चारों तरफ फैल गई। उस आवाज को गांव के लोगों ने भी सुना था, लेकिन सभी लोग मिथुन के आने की खुशी में थे, इसलिए किसी ने भी उस आवाज पर गौर नहीं किया। मिथुन के वापस आते ही उसे डॉक्टर की क्लिनिक पर ले जाया गया। वहां पर उसका अच्छी तरह चेकअप किया गया। सब कुछ नॉर्मल था, बस ब्लड प्रेशर थोड़ा लो था। फिलहाल उसे घर लाया गया, लेकिन अगली सुबह शमशान घाट के पास शंकर का शव बहुत ही बुरी हालत में मिला। उसके शरीर के कई टुकड़े हो चुके थे। आंखें पूरी तरह से बाहर निकली हुई थीं, जीभ भी अलग जगह पड़ी हुई थी। वो मंजर काफी भयानक था। सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि यह पायल की आत्मा का ही काम होगा, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि पायल की आत्मा अब कहाँ है और अब किसका शिकार करेगी। गांव में काफी समय तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, किसी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। लेकिन एक बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसे शमशान घाट ले जाया गया। उसके साथ लोगों की काफी भीड़ थी, लेकिन जब सभी लोग वापस चले गए तो उनमें से एक व्यक्ति पूरी तरह पागल हो चुका था। कहा जाता है कि उस पर भी पायल की आत्मा का कब्जा हो चुका था। उसे कहीं दूर इलाज के लिए ले जाया गया। अब पता नहीं वह इंसान कैसा है, जिंदा है भी या नहीं, और अब पायल की आत्मा कहाँ है, किसका शिकार कर रही है, कोई नहीं जानता। लेकिन उस घटना के बाद उस गांव के शमशान घाट पर कोई भी चिता नहीं जलाता। वह पूरी तरह से सुनसान हो चुका है। वहां अब कोई आम इंसान भी नहीं जाता। कभी कभी किसी एक व्यक्ति की सजा पूरे समाज को भुगतनी पड़ती है। हम कुछ शक्तियों के लिए, अपना भला करने के लिए दूसरों को नुकसान कर देते हैं। यह दुनिया स्वार्थी है। न केवल वह तांत्रिक ही स्वार्थी है, बल्कि हर व्यक्ति में अपना स्वार्थ छुपा रहता है। अब आपको लग सकता है कि मैं यहां पर गलत कह रहा हूं, लेकिन नहीं, दुनिया केवल स्वार्थ के पीछे ही चल रही है। कोई ना कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबको केवल अपना काम निकलवाना होता है। लेकिन चलो, नॉर्मल चीजों में तो चल भी जाता है, लेकिन जब भी ऐसी कोई घटना होती है जिसमें किसी इंसान की जान पर बनाए, तो ये बहुत ही गलत होता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्टोरी काफी पसंद की होगी, और ये भी जानता हूं कि आप आखिर तक स्टोरी भी सुन रहे हैं। तो अगर आखिर तक सुन रहे हैं तो मुझे इतना बता दीजिए कि तांत्रिक शंकर को जब जेल हो गई थी तो वह पुलिस की कैद से कैसे आजाद हुआ। चलिए, अब अपनी लॉयल फैमिली मेंबर्स के कुछ नाम लेते हैं। बादशाह आगरा, कुंदन कुमार छपरा, साबा फातिमा राजस्थान, नरेश चौहान अहमदाबाद, दीपक कुमार लखनऊ, राहुल सिंह मुंबई, अभिमन्यु यूपी, सुधा शर्मा देवास, सीमा करनाल हरियाणा, किरण बरणवाल मुगल सराय चंदौली, राहुल सिंह मुंबई। चलिए, मिलता हूं आपसे अगली एक नई स्टोरी के साथ।